नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो नंबर 5 में आपका स्वागत है। इसके पहले जो 4 वीडियो हैं सारी आप देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री नाम की प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 1857 की क्रांति। इंग्लिश हिंदी दोनों में इसकी पीडीएफ मिल जाती है। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, सर्च करना है टेलीग्राम चैनल एनालाइज फॉर यू, ठीक है। और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जाके आप उससे भी जाके लिंक हो जाइए। उसमें आपको मिलने वाले हैं फ्री टेस्ट, ठीक है। आप झारखंड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी करें तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी वहाँ पे इसकी मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यदि बात करें 1857 की क्रांति की, तो इसे पहला जो है वो इंडिपेंडेंस की रिवॉल्यूशन कही जाती है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस रिवॉल्यूशन, ठीक है। प्रथम जो है स्वतंत्रता की क्रांति कही जाती है 1857 को, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर यह क्रांति हुई की, ठीक है। इसके पीछे क्या कारण रहा? तो इसके पीछे कई सारे कारण रहे। सबसे पहला आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या है, देखिए जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो आपको पता है कि 1757 में नवाब सिराजुद्दौला से जो है लड़ाई होती है क्लाइव लॉयड की। और उसके बाद 1757 में ये जो है क्लाइव लॉयड में अंग्रेज जो है वो जीत जाते हैं लड़ाई। उसके बाद क्या होती है, उसके बाद होती है 1764 में बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध में भी अंग्रेज जीत जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद होती है 1765 में इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि के बाद क्या होता है कि बंगाल की जो दीवानी है वो अंग्रेज के हाथों लग जाती है। इसका मतलब बंगाल की दीवानी का मतलब ये है कि बंगाल में अंग्रेज क्या कर सकते थे, अब रेवेन्यू जो है टैक्स ले सकते थे, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया डिटेल में। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। अब जो है अंग्रेजों के पास ये अधिकार हो गया कि वो टैक्स कलेक्शन कर सकते थे। अब जैसे ही अधिकार मिला, अंग्रेजों ने क्या किया कि स्टार्ट कर दिया अपने जो रेवेन्यू सिस्टम को, धीरे धीरे नियम को परिवर्तन करना स्टार्ट उसने कर दिया अंग्रेजों ने, ठीक है। पहले क्या होता था, देखिए कई सारे सिस्टम लाए गए। जैसे एग्जांपल के तौर पर यदि हम लोग बात करें तो महलवारी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जिसे हम स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, जिसके तहत फ्यूडल सिस्टम इस भी से कहा जाता है, ठीक है। मीन्स जो यहाँ पे जमींदारी प्रथा है वो चलाई गई। जो जमीन का जो मालिकाना हक है वो अंग्रेज किसको दे दिया गया, तो जमींदारों को दे दिया गया, ठीक है। और यदि कोई बंदा, कोई किसान यदि टैक्स समय पे जमा नहीं करता था, ठीक है, एक समय दे दिया जाता था शाम का, और यदि उस दिन तक यदि जमा वो नहीं करता था तो इससे क्या होता था कि उसकी जमीन छीन ली जाती थी, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम थी। तो ये एक आर्थिक कारण है कि लोगों की जमीनें चली गई, ठीक है। साथ ही साथ और भी दिक्कतें ये थी कि पहले के राजा महाराजा क्या करते थे कि मान लीजिए कभी बाढ़ आ गई, मान लीजिए कभी सूखा हो गया, तो इससे फसल यदि नष्ट हो गई तो मतलब रियायत दे देते थे कि भाई चलो ठीक है, इस बार फसल नहीं हुई तो कोई बात नहीं, टैक्स कम दे देना। इस तरह की जो है फैसिलिटी वो राजा महाराजा देते थे, ठीक है, भारत के। मगर ये जो मतलब कि अंग्रेज जब आए तो इसने बिल्कुल पर यूनिट एरिया के हिसाब से, मतलब कि पर यूनिट एरिया, मान लीजिए जमीन है किसी की 100 मीटर स्क्वायर की, ठीक है। मान लीजिए किसी के पास 1000 मीटर स्क्वायर है। मान लीजिए इस 1000 मीटर स्क्वायर के जमीन में से, मान लीजिए 500 मीटर स्क्वायर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, मान लीजिए आधी जमीन ये फालतू की है, मतलब ये बंजर बंजर जमीन है जिसमें कोई भी मतलब खेती हो ही नहीं सकती थी, फिर भी यहाँ पे किसानों से पूरे जमीन पे टैक्स लिया जाता था, ठीक है। ये अंग्रेजों ने ऐसा किया, बट पहले के राजा महाराजा ऐसा नहीं करते थे। तो इससे भी क्या हुआ कि इससे हुआ ये कि लोग जो है धीरे धीरे, लोगों के पास पैसे नहीं रह गए, क्योंकि उससे क्या हुआ कि लोग जो है सारा जो पैसा है जितनी भी वो उगाते थे वो सारे के सारे चले जाते थे अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों ने ये भी किया कि पहले क्या होता था कि राजा महाराजा जो है टैक्स के रूप में फसल भी ले लेते थे कि भाई चलो ठीक है, धान तुम उगाए हो, धान दे दो। बट अंग्रेजों ने कैश वाला सिस्टम स्टार्ट कर दिया कि नहीं, तुमको कैश जमा करना है, और इतने बजे तक, मान लीजिए शाम के 5 PM मान लीजिए दे दिया, तो इतने बजे तक आपको जमा ही करना पड़ेगा, ठीक है। यदि जमा नहीं करेगा तो क्या होगा कि उसकी जमीन छीन ली जाती थी। तो इससे भी किसान के पास जमीनें भी छीन गई। और किसान इससे बचने के लिए क्या करते थे कि साहूकार के पास उधार लेते थे कि अंग्रेजों को जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। और धीरे धीरे साहूकार अमीर बनते गए, और धीरे धीरे कर्ज के तले जो है यहाँ के किसान दबते चले गए, ठीक है। आगे यही नहीं रुके अंग्रेज, अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने कई सारे सिस्टम में परिवर्तन किए, जैसे महलवाड़ी मैंने कहा, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि स्थायी बंदोबस्त, जिसमें जमींदारों को मालिक बना दिया गया। तो एक सिस्टम थी जिसके कारण यहाँ पे यहाँ के जो लोग हैं उसमें गुस्सा था,
और लोग बेरोजगार भी हो गए। सवाल उठता है कि बेरोजगार कैसे हुए? बेरोजगारी के कई सारे कारण हैं। बेरोजगारी के जो सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि अंग्रेजों ने यहाँ पे फैक्ट्री से, अपने यहाँ के जो फैक्ट्री है, मतलब इंग्लैंड से जो फैक्ट्री उन्होंने इंग्लैंड में जो लगाई थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो यहाँ से वो लोग क्या करते थे, कच्चा माल उठाते थे। जैसे मान लीजिए कॉटन यहाँ से, कपास यहाँ से उठाते थे, और वो अंग्रेज जो है अपने देश लेके जाते थे, काफी सस्ते दरों से यहाँ से लेके जाते थे। और वहां पे क्या करते थे वो, कि वहां पे मशीनें थी उनके पास, और मशीनों में वो कपड़ा बना देते थे मान लीजिए, और कपड़ा को यहाँ पे जाके हमारे यहाँ आके बेच देते थे। अब चूंकि वो मशीनों से बनी हुई है इसलिए वो सस्ता होता था, ठीक है। और भारतीय लोग जो कपड़ा बनाते थे वो बुन के बनाते थे, बुनकर थे यहाँ पे, ठीक है। अब वो काफी महंगी होती थी, इसलिए लोग क्या करेंगे भाई, जिनके जो सस्ता हो वही ना खरीदेंगे। आज हम लोग चाइना का प्रोडक्ट क्यों खरीदते, क्योंकि सस्ता होती है। तो वही सिस्टम था वहां पे कि लोग जो है अंग्रेजों के कपड़े खरीदने लगे, और यहाँ के जो मतलब कि रोजगार था वो सारा ठप पड़ने लगा धीरे धीरे। तो इससे भी लोग काफी खफा थे। तो आई आई होप समझ गए होंगे आप कि आर्थिक कारण क्या रहा। उसके बाद यदि हम लोग बात करें सामाजिक कारण की, तो सामाजिक कारण में क्या हुआ देखिए, अंग्रेज जब यहाँ पे आए तो कई सारी पद्धतियां उन्होंने चेंज करी। जैसे यदि हम लोग बात करें सती प्रथा की, ठीक है, तो आपको पता है कि सती प्रथा जो है वो, उसमें रोक लगाई गई। उसके बाद हम बात करें तो विधवा विवाह जो है वो स्टार्ट किया गया, आपको पता है, ठीक है। तो इस तरह से कई सारी चीजें की गई। और इसमें मैकाले की हम लोग बात करते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया था, मैकाले की एक लॉ की समिति बनाई गई। उसके बाद हम लोग बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है वो इसमें काफी इन्वॉल्वमेंट उनका हुआ। तो कई सारे अंग्रेज थे जिन्होंने कानून में परिवर्तन किया। हालांकि ये 1857 के पहले तक था, ठीक है। 1857 के बाद चीजें बदल जाएंगी, जो अगले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो 1857 के पहले तक जो है अंग्रेज लोग काफी ज्यादा हस्तक्षेप करते थे यहाँ के धर्म के बारे में, ठीक है। क्योंकि ये विधवा विवाह है, ये सती प्रथा है, भले ही गलत हो, बट ये चूंकि रीति रिवाज का हिस्सा था, इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो खफा हो गए अंग्रेज से। तो एक बहुत बड़ा कारण है ये, हम कहते हैं सोशल कॉज। अगली बात हम लोग बात करें तो राजनीतिक कारण क्या है, पॉलिटिकल कॉज क्या है। देखिए पॉलिटिकल कॉज ये रहा कि अंग्रेजों ने विलय नीति की जो है यहाँ पे अपनाया, और वो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया। एग्जाम में सवाल पूछता है कि विलय नीति को किसने अपनाया था, तो जो लॉर्ड डलहौजी है उसने अपनाया था 1848 से 1856 के बीच। इसने क्या किया देखिए, बड़ी चालाकी से अपना दिमाग लगाया। और मान लीजिए जैसे झांसी की रानी की हम लोग बात करें, ठीक है, मान लीजिए किसी का कोई बेटा नहीं हुआ, ठीक है, या बेटी नहीं हुई। ज्यादातर तो बेटे को ही जो है मिलता था, कि मतलब कि मान लीजिए बाप है तो बाप का जो बेटा होगा वो राजा बनेगा। मान लीजिए किसी का बेटा नहीं हुआ, उस कंडीशन में क्या होता था कि लोग दत्तक ले लेते थे। दत्तक का मतलब आप समझ रहे हैं कि अडॉप्ट कर लेते थे। अब यहाँ पे डलहौजी ने क्या कहा कि नहीं, अडॉप्शन का काम नहीं चलेगा। आपका यदि कोई बच्चा है देन वो राजा बनेगा, अदरवाइज आपका जितना भी राज्य है वो सारी की सारी अंग्रेज ले लेंगे। इसे हम कहते हैं विलय नीति। तो इसके तहत जैसे हम लोग बात करें झांसी की रानी, ठीक है, उसके बाद सतारा हो गया, उसके बाद नागपुर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो और भी इसमें नीति अपनाई गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लोग बात करें तो अवध के नवाब को पदच्युत कर दिया, मतलब पद से हटा दिया गया, ये बोलकर कि आपके राज्य में अव्यवस्था है, आप ठीक से राज्य चला नहीं पा रहे। इस तरह से तरह तरह के बहाने बनाकर जो है विलय नीति की यूज की गई। विलय का मतलब है कि अपने राज्य में किसी राज्य को मिला लेना, ठीक है। चलिए, तो एक राजनीतिक कारण रहा। उसके बारे में बात करें हम लोग तो और भी कारण रहे हैं। जैसे हम लोग राजनीति की बात करें तो राजनीतिक कारण में और एक चीज, जैसे भारतीय सैनिकों में क्या होता था कि मान लीजिए कोई पोस्ट होती थी, ठीक है, तो बड़े बड़े जो पोस्ट होते थे वो अंग्रेज रखते थे, ठीक है। छोटे मोटे जो पोस्ट होता था वो दिए जाते थे भारतीयों को। एक तो ये चीज था। साथ ही साथ छोटे मोटे पोस्ट देने के बावजूद भी जो छोटा मोटा पोस्ट, मान लीजिए ए और बी है, मान लीजिए एक छोटे पोस्ट में जो है भारतीय है, दूसरे छोटे पोस्ट में अंग्रेज है। अब दोनों में वेतन में बड़ा फर्क था, अलाउंस में, भत्ता में फर्क था, तो कई सारे फर्क थे जिसके कारण लोगों में, जो यहाँ पे सैनिक थे, उनमें असंतोष था। आगे हम लोग बात करें तो तात्कालिक कारण क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मंगल पांडे जी, ये एक बहुत ही बेहतरीन, हम कहें कि ये मतलब कि इनके बलिदान के फलस्वरूप जो है, ये जो आप देख पा रहे हैं 1857 की क्रांति वो स्टार्ट हुई एक्चुअली, ठीक है। कैसे स्टार्ट हुई, दरअसल बात ऐसी थी कि 1856 में अंग्रेजों ने एक कारतूस स्टार्ट किया, ठीक है।
एनफील्ड बंदूकें उसको कहा गया। और इसमें क्या होता था कि जो कारतूस का जो आवरण होता था, जो कवर होता था, उसको काट कर उसको दागना पड़ता था, ठीक है। अब ये मतलब अफवाह फैलाई गई, या अब जो भी कहें आप, उसको अफवाह कहें या जो भी कहें, तो इसमें ये अफवाह फैलाई गई कि ये जो चमड़ा बना हुआ है ऊपर में, जो कारतूस से जो आवरण आप हटा रहे हो, ये एक चमड़े का आवरण हुआ करता था। और ये चमड़ा किससे बनता था? तो ये मतलब फैलाई गई बात कि काव मतलब गाय या सुअर, ठीक है, इसके चमड़े से ये बनी गई। अब देखिए, सुअर से जो है मुस्लिम धर्म काफी ज्यादा अफेक्टेड है। और यदि हम लोग बात करें काव से, तो काव जो है काफी श्रद्धा से देखा जाता है हिंदू धर्म में। तो दोनों ही धर्म के लोग जो है आहत हुए इससे, और दोनों में जो है खफा हो गए लोग, जिसके कारण यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि काफी अंदर से लोग जो है धार्मिक रूप से खफा हो जाते हैं। और मंगल पांडे जो है वो क्या करते हैं, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, याद रखिएगा, बैरकपुर, सवाल पूछा जाता है कि किस छावनी में मंगल पांडे थे, तो बैरकपुर, ठीक है। तो बैरकपुर की छावनी से सैनिक विद्रोह स्टार्ट होती है। और वो क्या करते हैं, दरअसल वो करते ये हैं कि अंग्रेज अधिकारी पर जो है मंगल पांडे ने गोली चला दी, जिसके कारण उसके बाद मंगल पांडे जी को यहाँ पे जो है वो फांसी चढ़ा दी जाती है, जो काफी दुखद होता है। जिसके कारण जितने भी सैनिक होते हैं, सैनिक जो है हथियार उठा लेते हैं, और ये बात पूरी सैनिक छावनी में फैल जाती है, अलग अलग जितनी भी सैनिक सैनिक जो बटालियन हुआ करता था, ठीक है। तो 10 मई का दिन है 1857 का। मेरठ छावनी के जो भारतीय सैनिक है वो पूरी पलटन जो है विद्रोह उठा लेता झंडा, और उन्होंने दिल्ली का कूच किया। साथ ही साथ दिल्ली में जितने भी और भी जो छावनी थे जिसमें भारतीय लोग थे, उन्होंने यहाँ आके वो मिल गए। उसके बाद यहाँ पे बहादुर शाह जफर से वो मिलते हैं। और मुगल शासक आपको पता है कैपिटल दिल्ली हुआ करती थी, ठीक है। और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड उस टाइम थे। और उनको कहा जाता है कि आप एक काम करिए कि आप जो है मुगल बादशाह बन जाइए, पूरे भारतवर्ष के आप अब शासक हो गए हैं, ठीक है। और स्वतंत्रता की घोषणा एक तरह से की जाती है। और हालांकि इसमें जो बहादुर शाह जफर है वो मतलब पहले राजी तो नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी एज हो चुकी होती है उनकी। बट यहाँ पे अंततः काफी प्रेशर बना के, ठीक है, लोगों का जब हुजूम वो देखते हैं, तो वो लगता है कि चलो ठीक है, हम भी यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ बैठते हैं। तो यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह की जो नींव फूंक दी जाती है। और इसकी जो लीडरशिप है वो करते हैं बहादुर शाह जफर सेकंड। बट सिर्फ ये नहीं करते, ठीक है, एक्चुअली ये काफी वृद्ध हो गए थे, ठीक है। यदि हम लोग बात करें मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ बहादुर शाह जफर, तो करते कौन है, तो बख्त खान जो है वो जो है इनके बिहाफ में काम करते हैं, ठीक है। और पूरी दिल्ली की रक्षा का जो दायित्व है, दिल्ली कैपिटल हुआ करता था, ये अपने ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। और होता क्या है कि आगे हम लोग बात करें तो इसमें और भी इम्पोर्टेंट ये है कि ये सवाल पूछा जाता है। जैसे हम लोग बात करें तो देखिएगा, नाना साहब पेशवा की बात करें, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, मुगल सेनापति बख्त खान, ये लोग यहाँ पे जो है नेतृत्व करते हैं। और बख्त खान की हम लोग बात करें तो हमने कहा कि दिल्ली का नेतृत्व जो है इन्होंने संभाला था। अंग्रेजों ने दिल्ली पर बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया। कारण ये था क्योंकि शासक दिल्ली का, यदि आप क्राउन को, आप शासक को हरा देते हैं, तो एक तरह से आप कमर तोड़ देते हैं, ठीक है। इसलिए अंग्रेजों ने दिल्ली पे काफी ज्यादा जो है कंट्रोल स्टार्ट किया, एंड फाइनली जीत भी हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सवाल ये पूछा जाता है कि कानपुर क्षेत्र में जो है नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा नाना साहेब पेशवा और तात्या टोपे ने किया। यदि हम लोग बात करें रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ किया, तो झांसी के लिए किया, ठीक है। यदि हम लोग बात करें जगदीशपुर, जो कि पश्चिमी बिहार, वेस्ट बिहार में पड़ता है, वहां के जमींदार कुंवर सिंह, मतलब वीर कुंवर सिंह इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है उनका नेतृत्व ये करते हैं। आगे हम लोग बात करें तो रुहेल जो खंड है, उसमें मौलवी अहमदुल्ला ने, ठीक ठीक है, इन्होंने जो है यहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व किया। तो ऐसे जो लोग हैं इन्होंने जो है विद्रोह का नेतृत्व किया। आगे क्या चीजें होती है, विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। कारण बहुत सिंपल सा, देखिए, अब यूनिटी नहीं रहती है। एक तो कई लोग क्या करते हैं कि मतलब कि पीछे से छुरा भोंक देते हैं। कई जो रियासतदार हैं, कई सारे ऐसे राजा महाराजा इसमें भाग ही नहीं लेते डर से। या यूं कहें कि कई लोग सोचते हैं कि भाई दिल्ली का शासक बन जाएगा, या हमारा क्या फायदा होगा, ठीक है, मतलब चमचे हुआ करते थे अंग्रेज के, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हुई, तो जिसके कारण यहाँ पे विद्रोह का दमन हो गया, ठीक है। दूसरा कारण ये रहा कि ये अचानक से विद्रोह स्टार्ट हुआ, कोई भी प्लानिंग नहीं थी, तो प्लानिंग की कमी थी इसमें।
ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो बहादुर शाह जफर जो है वो रंगून भेज दिए जाते हैं, ठीक है। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये रंगून भेज दिए जाते हैं, ठीक है, बहादुर शाह जफर को। आगे हम लोग बात करें तो नाना साहेब पेशवा और बेगम हजरत महल जो नेपाल में शरण लेते हैं, ठीक है। और तात्या टोपे जो है वो 10 महीने तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। उसके बाद विश्वासघात से जो है उनके उनकी जो है मौत हो जाती है, अंग्रेजों ने उन पर फांसी पे वो चढ़ा देते हैं अंग्रेज, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो 1858 के अंत तक अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़ी निदर्शन से दमन कर दिया। और दमन होने के पीछे कारण बहुत सिंपल सा था, मैंने बताया कि नेतृत्व की कमी, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि इसमें जो है चापलूसी, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा रीजन था। अब विफलता का क्या कारण रहा तो मैंने पूरा बताया इसमें कि यूनिटी की कमी, ठीक है, और विद्रोह का कोई नेतृत्व नहीं था, पर्याप्त शस्त्र भी नहीं थे हमारे पास, ठीक है। विद्रोह के पास कोई शस्त्र जो है उतना अच्छा नहीं था, मगर यदि हम लोग बात करें अंग्रेजों के पास शस्त्र अच्छे थे। उसके बाद सुशिक्षित थे, वो काफी मतलब एक्सपर्ट थे, लड़ाई लड़ लड़ के तो वो काफी एक्सपर्ट बन गए थे। इसके विपरीत हम बात करें आगे तो सैनिक अनुशासनबद्ध भी थे अंग्रेज के, ठीक है, ये एक कारण रहा था। तो ये सारे कारण रहे थे जिसके कारण अंग्रेज जीत गए। मगर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस विद्रोह में भले ही भारतीय हार गए, मगर यहाँ से जो है अंग्रेजी जो सरकार है, अंग्रेजी जो हुकूमत है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी रूट हिल गई। क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि जो रानी विक्टोरिया है वहां से एक घोषणा पत्र जो है, प्रोक्लेमेशन जो है वो जारी करेंगी। और उसमें वो कहेंगी कि भाई भारतीय जो जनता है वो हमारी हमारी जनता है। हम क्या करेंगे अब जो है जितने भी रियासतदार हैं, जितने भी राजा महाराजा हैं, अब उनकी जमीन नहीं छीनी जाएगी, सभी लोगों को इक्वालिटी के राइट दिए जाएंगे। इस तरह की जो है धोखेबाजी वाली घोषणा पत्र जो है वो रानी जो है वहां की इंग्लैंड की महारानी की तरफ से यहाँ पे दिया जाएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो खत्म कर दिया जाएगा। अब डायरेक्ट जो शासन है वो क्राउन का होगा, ताज का शासन जिसे हम कहते हैं, मतलब महारानी का शासन। या यूं कहे कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वहां का शासन अब 1857 के बाद स्टार्ट होगी। अब हम लोग बात करें तो परिणाम वही हुआ जो हमने बताया, ठीक है, अभी जो हमने बताया वो एक परिणाम है। और रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी होगा, जैसा कि हमने बोला। ये सारी चीजें जो बताई हमने वो यहाँ पे लिखी गई हैं। यदि हम लोग बात करें इसके बाद जो है सेना की पुनर्रचना होती है। मतलब अब क्या होता है कि भारत में अंग्रेजों की जो है पुनर्रचना होती है सैनिकों की, और वृद्धि भी होती है इसमें। साथ ही साथ जाति के अनुसार अब पलटनें बना दी जाती है, ताकि जातिगत जो है उसमें भेदभाव मतलब कि एक तरह से ये ना हो, ठीक है, मतलब उनकी धार्मिक भावना ना ये हो, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें तो तोपखाना का जो मतलब कि पूरा अधिकार अंग्रेज ले लेते हैं। मतलब अब जो है आप देखेंगे ज्यादातर जो मतलब कि भारतीय फौज में शामिल होंगे लोग, उनके पास डंडा होगा सिर्फ, ठीक है, मतलब आधुनिक हथियारों से उन्हें दूर कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो और क्या होता है, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए आर्मी का यहाँ पे मतलब रिबिल्डिंग होगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा कि अब जो है लोग क्या करेंगे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाएंगे। कैसे डिवाइड करें, साथ ही साथ अंग्रेज ये भी करेंगे कि अब कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे कोई धर्म से संबंधित। जैसे हम लोग बात करें विधवा जो विवाह है, ये सारी चीजें पहले हो गई। 1857 के बाद आपको ये चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, बल्कि आपको उल्टा देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग बात करें मोर्ले मिंटो एक्ट, ठीक है, मोर्ले मिंटो एक्ट हमने पिछली वीडियो में बताया था, 1909 में आया था, ठीक है, जिसके तहत क्या होता है कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है वो बनाया जाता है। मतलब फूट डालो राज करो की नीति अब जो है बहुत ही तेजी से ये लाई जाएगी, जिसे हम नीतिगत परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इम्पैक्ट की हम लोग बात करें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा, सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि अब क्या हुआ कि लोगों में एक तो मतलब कि नजर आई कि भाई हम लोग मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जब उसकी जड़ें हटा सकते हैं, हिला सकते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक पेट्रियोटिक जो भावना है, देशभक्ति की जो भावना है, वो जागृत हुई। और आगे चलकर ये एक अनुभव के रूप में काम आया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट साबित हुआ अगले रिवॉल्यूशन के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।